दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है बुधवार 16 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों सरकार ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। जी हां, सरकार ने एक बार फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। जी हां, इस बढ़ोतरी के बाद बिहार में बिना सब्सिडी वाले यानी कि 14 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 750 रुपए हो गई है। गैस सिलेंडर की कीमतों में 15 दिनों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। जी हां, इसके अलावा 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में 36 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नई कीमतें आज से लागू भी हो गई है। इसके पहले तेल कंपनियों ने 3 दिसंबर को गैस सिलेंडर के भाव में 50 रुपए का इजाफा किया था। 15 दिनों में गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की तेजी आई है। 3 दिसंबर को एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। जी हां, वहीं आज एक बार फिर से गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ है। इस तरीके से 15 दिनों में गैस सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो गया है। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यह मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में अब लोगों को निजी बोरिंग कराने से पहले लाइसेंस लेना होगा। जी हां, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सरकार आप पर जुर्माना भी लगा सकती है। खबर के मुताबिक भूमिगत जल के बेतहाशा दोहन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ऐसा फैसला लेने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि लघु जल संसाधन विभाग ने संशोधित नियमावली भी तैयार कर ली है। बहुत जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है और बिहार में लागू हो सकता है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग ने केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड के साथ मिलकर नई नियमावली तैयार की है। इस नियमावली के मुताबिक आपको जिला प्रशासन से निजी बोरिंग कराने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। अगर कोई व्यक्ति जिला प्रशासन से लाइसेंस लिए बगैर बोरिंग करता है तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है। इस स्कीम के जरिए सरकार छोटे किसानों को 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्त भेजती है एक साल में। जी हां, किसानों के बैंक अकाउंट में यह पैसा सीधा भेजा जाता है। मोदी सरकार इस स्कीम के तहत 7वीं किस्त के पैसे भेजना शुरू हो चुकी है। जी हां, गेहूं की बुआई कर चुके किसानों को अब इस रकम की सख्त जरूरत है ताकि वे अपनी फसल को खाद पानी दे सके। जी हां, अगर आपके अकाउंट में अब तक पैसे नहीं आए हैं और आप हमेशा चेक करते रहते हैं और उसमें कुछ स्टेटस दिखाई दे रहा है, जी हां, ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि आपके स्टेटस में क्या लिखा है और इसका मतलब क्या होता है। जी हां, अगर आपके स्टेटस में FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग लिखकर आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि सरकार ने आपके द्वारा दी गई जानकारी को कंफर्म कर लिया है। अब जल्द ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जी हां, इसी तरीके से अगर RFT साइन इन बाय स्टेट गवर्नमेंट लिखकर आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, मतलब कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को चेक कर लिया गया है और इसे आगे के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि देर सवेर आपके अकाउंट में 2,000 रुपए की किस्त जरूर आएगी। बिहार में शिक्षा विभाग को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है। जी हां, बिहार के नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 33,916 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी हां, बिहार के पंचायतों में खाली किए गए 2950 नए माध्यमिक और 2475 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। बिहार शिक्षा विभाग की कोशिश है कि अगले साल शुरू होने जा रहे नए सेशन से पहले ही जनवरी महीने तक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इस बहाली में गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, द्वितीय भारतीय भाषा और कंप्यूटर विषय के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा है कि वे सरकार से बातचीत करेंगे लेकिन उनकी कुछ शर्तें होंगी। वही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के साथ बातचीत की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनके संपर्क में है। जी हां, गौरतलब है कि किसान यूनियनों ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है और उन्होंने सोमवार को 1 दिन की भूख हड़ताल भी की। जी हां, तोमर ने कहा है कि बैठक निश्चित रूप से होगी, हम किसानों के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। किसान नेताओं को तय करके बताना है कि वह अगली बैठक के लिए कब तैयार है।
बिहार बोर्ड से 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने 12वीं परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। इसकी जानकारी खुद बिहार बोर्ड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी करके दिया है। जी मिली जानकारी के मुताबिक जो छात्र बिहार बोर्ड से 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और परीक्षा की नई तारीख के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा अब 1 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक होगी। जी हां, पहले परीक्षा 3 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित होनी थी, लेकिन बोर्ड ने इसकी तारीखों में बदलाव किया है। इसकी सूचना भी जारी की है। पिछले 1 माह से महंगी सब्जियों की मार से बेहाल आम आदमी से लेकर मध्यम वर्गीय लोगों के अब अच्छे दिन आ गए हैं। जी हां, आलू प्याज के दाम में अच्छी खासी गिरावट आने से लोगों को बेहद राहत मिली है। जी हां, बाजार में नया आलू आ जाने से अब ये आधे से भी कम कीमत में यानी कि 18 से 20 रुपए किलो में बिक रहा है। जी हां, जबकि 1 माह पहले ये 40 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। इसके अलावा प्याज के दाम भी 80 से 40 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। जी हां, सर्दी शुरू होने से मटर, टमाटर, गोभी आदि की कीमत में भी भारी गिरावट आई है। इससे लोगों के घर का बजट भी पटरी पर आने लगा है, जिससे आम आदमी को राहत मिलने लगी है। जी हां, बाजार में नया आलू आ गया है, जिससे बाजार में आलू काफी सस्ता है। शादी विवाह का सीजन भी खत्म हो गया है, इससे प्याज सहित अन्य सब्जियों के दाम भी कम हो गए हैं। 1 माह पहले आलू, प्याज, टमाटर आदि की बढ़ोतरी कीमतों से लोग बेहद परेशान थे। जी हां, महंगाई के कारण गरीबों की थाली से आलू गायब होने लगा था। पुराना आलू जहां 40 रुपए में, तो वही नया आलू 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिकने लगा था। जी हां, वही प्याज भी 80 किलो तक बिका था। इधर कुछ दिनों से बाजार में आलू और प्याज की आवक शुरू होने से इनकी कीमत आधे से भी कम रह गई है। इससे आम आदमी से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों ने राहत की सांस ली है। जी हां, वहीं अन्य हरी सब्जियों के दाम में भी बेहद कम हो गए हैं। जी हां, रामपुर मंडी के थोक व्यापारी लक्ष्मीकांत गुप्ता बताते हैं कि मंडी में नया आलू ही नहीं बल्कि अन्य हरी सब्जियां भी पर्याप्त मात्रा में आनी शुरू हो गई है। जी हां, इससे दाम काफी कम हो गए हैं। आने वाले दिनों में आलू प्याज के दाम और कम हो सकते हैं। दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं तो शायद आप कहेंगे कि फिरदौस गनी ये आज क्या बोल रहा है। जी हां, तो मैं आपको बता दूं कि आपके परिवार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे तो 30 लोग। जी हां, मुझे लगता है कि ये 30 लोगों का परिवार काफी बड़ा होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर आपके परिवार में 30 लोग होंगे तो आपको कैसा फीलिंग होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं जो 10, 20, 30 या फिर 50 नहीं बल्कि 181 लोग हैं। मिजोरम में 181 लोगों का एक परिवार है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो आइए इस परिवार के बारे में कुछ रोचक जानकारी आपसे शेयर करते हैं जो बहुत ही दिलचस्प है। तो आपको बता दूं कि ऐसे समय जब ज्वाइंट फैमिली का कल्चर खत्म होता जा रहा है, वही मिजोरम का एक परिवार मिसाल पेश कर रहा है। जहां इस परिवार में 1, 2 नहीं बल्कि 181 सदस्य रहते हैं, यानी कि 181 लोग रहते हैं एक साथ। इसे दुनिया के सबसे बड़े परिवार में गिना जाता है। 100 कमरों के घर में रहने वाले इस परिवार के मुखिया का नाम है जियोना चाना। जियोना चाना की 39 पत्नियां हैं और कुल 94 बच्चे। जहां परिवार में 14 बहुएं हैं और पोते पोतों की संख्या 33 है। इस तरीके से कुल मिलाकर परिवार में 181 सदस्य हैं। जी हां, अपने बेटों के साथ बड़ी का काम करने वाले जियोना चाना का परिवार मिजोरम के गांव बटवंग में रहता है। जी हां, खास बात यह है कि चुनावी मौसम में इस परिवार को काफी तवज्जो दी जाती है। जाहिर है एक साथ इतने वोट हर नेता चाहेंगे। जी हां, इसलिए जब चुनाव आते हैं तो नेताओं का जियोना चाना के घर आना जाना लगातार बढ़ जाता है। जी हां, आपको बता दें कि इस परिवार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस परिवार के लिए हर रोज 45 किलो से ज्यादा चावल, 30-40 मुर्गे, 25 किलो दाल, दर्जन अंडे, 60 किलो सब्जियों की जरूरत होती है। इसके अलावा लगभग 20 किलो फल की भी हर रोज खपत होती है। जी हां, परिवार में इतने सदस्य के नाम और जन्मदिन आदि याद रखना बेहद मुश्किल है। जी हां, जियोना के सबसे बड़े पुत्र नुन परलियाना भी मानते हैं कि यह बेहद मुश्किल काम है, फिर भी उनकी कोशिश होती है कि सभी के नाम आदि याद रखे जाएं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद से ही लगातार मंत्रिमंडल को लेकर अटकलों का दौर चल रहा है। जहां इसी बीच संभावना है कि नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार 14 जनवरी के बाद किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। खरमास के शुरू हो जाने के साथ ही अब नीतीश कुमार अपने कैबिनेट का विस्तार नए साल में ही करेंगे। जहां इसी बीच बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को विधानसभा के विभिन्न समितियों के अध्यक्ष के तौर पर कई बीजेपी विधायकों के नाम की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद अब लगभग तय हो चुका है कि बीजेपी
टीडीपी के दो कद्दावर नेता नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री बनने की रेस से लगभग बाहर हो चुके हैं। जी हां, नंद किशोर यादव को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वही प्रेम कुमार को याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कोरोना महामारी के कारण बिहार के सभी स्कूल कोचिंग संस्थान मार्च महीने से ही बंद हैं, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी को लेकर शिक्षा विभाग में मंथन शुरू हो गया है कि राज्य में स्कूल कोचिंग संस्थान कब खोले जाएंगे। खबर के मुताबिक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि राज्य में स्कूल कोचिंग खोलने का फैसला सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं ले सकता है। इसके लिए राज्य क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप भी निर्णय लेगा। इस पर बहुत जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग और राज्य क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप राज्य में स्कूल कोचिंग खोलने को लेकर मीटिंग करेगी। इस मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा कि बिहार में स्कूल कोचिंग कब से खोले जाएंगे। इस मीटिंग में शिक्षा मंत्री को भी बुलाने का आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि राज्य के कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद हैं, वहीं राज्य के कोचिंग संस्थानों को भी बंद रखा गया है। इसको लेकर सरकार बहुत जल्द कोई निर्णय ले सकती है। फिलहाल छात्रों को ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाई कराई जा रही है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में अब हर रोज 400 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। इससे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में तेजी आएगी। खबर के मुताबिक बिहार में रहने वाले लोग ऑनलाइन के द्वारा घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार तारीख और समय फिक्स कर सकते हैं और बड़े आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। इसमें इन्हें भाग दौड़ करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार में प्रतिदिन 100 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते थे, लेकिन बिहार परिवहन विभाग ने अब इनकी संख्या को बढ़ाकर 400 कर दिया है। जी हां, इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शुल्क में भी भारी कमी की है। आपको बता दें कि सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के शुल्क में 50 रुपए की कटौती की है। अब बिहार में 790 की जगह केवल 740 रुपए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देने होंगे। बिहार पुलिस में नौकरी करने वाले सेलेक्टेड जवानों को कमांडेड ट्रेनिंग देने की तैयारी चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने इस संदर्भ में सभी जिलों के एसपी को नोटिस भेज दिया गया है। जहां बहुत जल्द ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। खबर के अनुसार सभी जिलों के एसपी को कमांडेड ट्रेनिंग के लिए 5-5 जवानों का चयन करने का निर्देश दिया गया है। इन जवानों के चयन होने के बाद उन्हें हथियारों के साथ CIAT स्कूल भेजा जाएगा, जहां इन जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि कमांडो ट्रेनिंग के लिए बिहार पुलिस के उन जवानों को चुना जाएगा जिनकी उम्र 35 साल से कम है तथा वो जवान पूरी तरीके से फिट हैं। इन जवानों का चयन बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में ऐसे जवानों का कमांडो ट्रेनिंग 60 दिनों की होगी, जहां इनकी ट्रेनिंग 16 दिसंबर से होगी और 15 फरवरी 2021 तक चलेगी। दोस्तों, घर बनाने का ख्वाब देखने वाले लोगों के लिए फिलहाल राहत बड़ी खबर है। जी हां, दरअसल 2 माह पहले आसमान छू रही घर बनाने वाले सामानों की कीमतों में फिलहाल कुछ कमी आई है। हालांकि अभी भी सरिया की कीमतों में उछाल जारी है। एक और जहां बालू, मोरंग और मिट्टी की कीमतों में कमी दर्ज की जा रही है, तो वहीं तकरीबन 600 रुपए क्विंटल की तेजी ने घर बनाने वाले और निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसियों के लिए दिक्कत खड़ी कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि तकरीबन 3 माह पहले मोरंग की कीमत 85 से 90 रुपए घन फीट और बालू 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए घन फीट की दर पर पहुंच गई थी। जी हां, हालांकि खदान खोलने के बाद अक्टूबर माह में चल रहे भाव कम होने की वजह से घर बनाने वाले लोगों को धीरे धीरे राहत मिलने लगी है। इसी के साथ बालू और मोरंगी की कीमतें घटती चली गई। जी हां, बालू की कीमतें घटकर 16 रुपए और मोरंगी की कीमतें घटकर 52 रुपया प्रति घन फीट पर पहुंच गई। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद से ही विपक्ष लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। जी हां, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष आए दिन सीएम नीतीश कुमार को घेरने में जुटी हुई है। सीएम नीतीश क्राइम मीटिंग के दौरान लगातार सख्त निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। इसके बावजूद अपराधियों पर कंट्रोल करना नीतीश सरकार के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। विपक्ष के अलावा उनके अपने घटक दलों के नेता भी आए दिन प्रशासन की कुव्यवस्था पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इस बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता और मनेर विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान सामने आया है। भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि क्राइम कंट्रोल में पूरी तरीके से फेल कर गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में आरसीपी टैक्स से हो रही है। भाई वीरेंद्र यही नहीं रुके और उन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस आ जाएं तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग लगातार तेजस्वी यादव के गायब रहने पर सवाल उठा रहे हैं तो वो जान ले कि किसान के मुद्दे पर तेजस्वी यादव दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे।
दोस्तों इस वक्त बिहार का पर्यटन स्थल आगे की ओर बढ़ रहा है। कई विदेशी यहाँ पर कोरोना काल से पहले भ्रमण करते थे और बिहार की कला एवं संस्कृति के दर्शन लेते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद इसे पर्यटन स्थल पर चहल पहल काफी कम हो गई है। ऐसे में अब बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, जो कि राजगीर में स्थित है। जी हाँ, ये बिहार के राजगीर का प्राकृतिक सौंदर्य बिखेरता नजर आ रहा है, जहाँ बिहार वासी आकर यहाँ भ्रमण करके प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर मौजूद जू सफारी पार्क का भ्रमण करने के लिए ये ब्रिज बेहद ही सुंदर प्रतीत होता है, जिसके इर्द गिर्द तरह तरह के जीव जंतु नजर आते हैं। साथ ही सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी इसको मान्यता दे दिया है, जिसके तहत 2021 में इसको आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और फिर सभी लोग, बड़े बुजुर्ग एवं बच्चे यहाँ पर आकर प्रकृति का आनंद ले पाएंगे। जी हाँ, ये शीशे का ब्रिज यानी कि ये शीशे का पुल या फिर ग्लास ब्रिज चाइना के ग्लास ब्रिज से मिलता जुलता है, जिसका नाम झांगियाजीआई ब्रिज है। जहां पर ब्रिज को दो पहाड़ों के ऊपर जोड़ा गया है और उसमें जो भी पर्यटनवासी उसके भीतर से होकर गुजरते हैं वे प्रकृति का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। जहां कुछ उसी तरीके से राजगीर में इस ब्रिज को बनाया गया है। साथ ही जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वे भी लगभग एक जैसे ही है। अब सबको 2021 का इंतजार है, जिसके तहत यहां पर पर्यटन चालू होगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, जिसके बाद आसपास के इलाकों का विकास होगा और साथ ही परिवार का विकास होना तय है। बार बार मौसम परिवर्तन और बढ़ती ठंड के कारण प्रदेश में बिजली की मांग 20,000 मेगावाट से घटकर 14,000 मेगावाट पर आ गई है। बिजली की मांग घटने से परीक्षा थर्मल पावर प्लांट की 210 मेगावाट की 2 इकाइयों को बंद कर दिया गया है। जी हां, वर्तमान में 250 मेगावाट की 2 इकाइयों से उत्पादन किया जा रहा है। जी हां, उनको भी पूर्ण क्षमता के साथ नहीं चलाया जा रहा है। अब स्टेट लोड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आदेश मिलने के बाद ही उत्पादन शुरू होगा। जी हां, जबकि अनुबंधन के कारण बजाज पावर प्लांट से आपूर्ति सुचारू रूप से ली जा रही है। जी हां, परीक्षा थर्मल पावर प्लांट में वर्तमान में 210 मेगावाट की 2 और 250 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। दोस्तों आज हम आपको बिहार के एक ऐसे शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिन्होंने लोगों के बीच हेलमेट बांटने के लिए नौकरी छोड़ दी। जी हाँ, यहां तक कि हेलमेट बांटने के लिए रुपये कम पड़ गए तो उन्होंने अपना घर भी बेच दिया, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ा। जी हाँ, अब उन्हें लोग हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के कैमूर जिला में स्थित बगाही गांव के रहने वाले राघवेंद्र कुमार के बारे में। जी हाँ, राघवेंद्र ने अब तक देश भर में 48,000 से ज्यादा हेलमेट फ्री में बांटे हैं। जी हाँ, उनके इस कार्य के लिए हर रोज कोई ना कोई प्रशंसा कर रहा है। जी हां, दरअसल साल 2014 में बाइक हादसे में उनके एक दोस्त इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। इसके बाद से उन्होंने हेलमेट बांटना शुरू किया, जो अभी तक जारी है। दोस्तों बिहार के एक छात्र ने वो कमाल कर दिया है जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। जी हां, पटना के रहने वाले 19 साल के ऋतिक राज को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। दुनिया भर के 21,300 छात्रों में से ऋतिक को इस स्कॉलरशिप के लिए चुना गया। जी हां, ऋतिक पटना जिले के मखदूमपुर गांव के रहने वाले हैं। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने ऋतिक के 4 साल की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की पढ़ाई का एक इंस्टीट्यूट है, जिसमें डेक्सटेरिटी ग्लोबल की मदद से ऋतिक को यह उपलब्धि हासिल हुई है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के 1600 सीटों के लिए 21,300 छात्रों के बीच ऋतिक को चुना गया। ऋतिक को 2 करोड़ 50 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। यह 4 साल के लिए ऋतिक के लिए पूरे खर्च उठाएगी, जिसमें ऋतिक के पढ़ाई और रहने का खर्च शामिल होगा। देश भर में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लोगों को मायूस कर दिया। जी हां, दरअसल यहां एक किसान गोभी की फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने की वजह से इतना हताश निराश हुआ कि उसने अपनी लहलहाती फसल पर ही ट्रैक्टर चला दी। जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंची तो हर जगह किसान की दुर्दशा की चर्चा होने लगी। जी हां, समस्तीपुर जिले के मुक्तापुर के किसान ओम प्रकाश यादव का कहना है कि गोभी की खेती में मुनाफे की बजाय नुकसान हो रहा है। ओम प्रकाश यादव ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा है कि पहले तो गोभी को मजदूर से कटवाना पड़ता है, फिर बोरा देकर इसे पैक करवाना होता है और इसके बाद इसे ठेले के जरिए मंडी पहुंचाना पड़ता है। लेकिन मंडी में 1 रुपए किलो भी गोभी कोई खरीदने वाला नहीं है। जी हाँ, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मजबूरी में उसे अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है। किसान की माने तो गोभी की खेतों में 4,000 रुपए प्रति कट्ठा का खर्च आ रहा है, लेकिन मंडी में गोभी 1 रुपए किलो भी नहीं बिकती है।
डाक विभाग की ओर से बिहार के 300 डाकघरों में जनसेवा केंद्र खोले जाएंगे। जी हां, मंगलवार को इसकी शुरुआत केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया है। मार्च 2021 तक 532 डाकघरों में इसे खोलने की योजना है। इन डाकघरों में बिजली बिल, गैस, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, छात्रवृत्ति, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर रेलवे का टिकट बुक करा सकेंगे। यानी कि सारी सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। इसके लिए CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया और डाक विभाग के बीच MOU हुआ है। जी हां, डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि पहले चरण में बिहार के 300 डाकघरों में जनसेवा केंद्र की शुरुआत होगी। डाकघर शुरू से जनसेवा से जुड़ा हुआ केंद्र रहा है। जी हां, जनसेवा केंद्र खोलने से लोगों को सहूलियत होगी। चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों अस्वस्थ हैं, यानी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। किडनी की समस्या के कारण उनकी तबीयत अधिक खराब बताई जा रही है। इस बीच हाल ही में रांची हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर सुनवाई 1.5 महीने तक टाल दी है। फिलहाल वे रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि RIMS में इलाज करा रहे हैं। यह इस बीच बिहार में RJD कार्यकर्ता और समर्थक उनके स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, जहां और ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं। मंगलवार को RJD कार्यकर्ताओं ने पटना में शीलता मंदिर में पूजा एवं हवन का कार्यक्रम आयोजित किया। भागलपुर के लोग भी अब काला गेहूं का स्वाद चख पाएंगे। जहां पहली बार यहां के किसान काला गेहूं की खेती कर रहे हैं। यह फसल लगभग 150 दिनों में तैयार हो जाएगा। जहां कहलगांव, सहकुंड, गौराडीह आदि प्रखंडों के आधा दर्जन से अधिक किसान पहली बार इसकी खेती कर रहे हैं। किसान कृष्ण नंदन सिंह ने बताया कि वे 1 एकड़ में काला गेहूं की खेती कर रहे हैं। राजकोट से 50 किलो बीज मंगवाया गया था। जहां बीज का दाम 150 रुपए किलो था। 22 नवंबर में खेत में बीज बोया गया था। अभी बीज पौधा आकार ले चुका है। जी हां, जो 140 से 150 दिनों में फसल के रूप में तैयार हो जाएगा। साधारण गेहूं की तुलना में काला गेहूं का बीज लंबा और पतला होता है। जय किसान ऋषिकेश ने बताया कि बाजार में काला गेहूं का आटा काफी कम मिलता है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार पंचायत चुनाव के रंग में रंगने जा रहे हैं। जी हां, जिसको लेकर आज से तैयारियां शुरू भी हो गई है। बिहार में अगले साल त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को देखते हुए सोमवार से वार्ड के अनुसार नई मतदाता सूची की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में 1,14,733 वार्डों के चुनाव क्षेत्र को मानते हुए अलग अलग मतदाता सूची को तैयार की जा रही है। जी हाँ, इसके साथ ही बिहार में पंचायत समिति का 11,497 निर्वाचन क्षेत्र है। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों की भी अलग सूची तैयारी का काम शुरू हो गया है। जी हां, इसके साथ ही मुखिया और सरपंच के निर्वाचन के लिए 8,386 ग्राम पंचायतों को निर्वाचन क्षेत्र की सूची तैयार हो रही है। देश के अधिकांश हिस्सों में ठंड का कहर दिखने लगा है। जहां सर्द हवाओं के साथ ही इन इलाकों में अब पारा तेजी के साथ लुढ़क रहा है। वहीं उत्तर भारत समेत अन्य इलाकों में कोहरा भी छाया रहा है। जी हां, ऐसे में मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों में उत्तर भारत में ठंड की और बढ़ने की संभावना जताई है। साथ ही कोहरा भी बने रहने का आसार जताया है। जी हां, सोमवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर पारा शून्य के नीचे चला गया, जबकि अन्य उत्तरी राज्य में काफी सर्दी रही। यहाँ बिहार में कल अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम यानी कि 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस महीने में अब तक सबसे कम है। जी हां, मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 में से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। नीतीश सरकार के मंत्री राम सूरत राय ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहां बिहार के राज्यसभा एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। लगे हाथों उन्होंने अपने विभाग में जारी भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया और कहा कि मेरे विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से मंत्री ने अपने विभाग का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे विभाग में भी गलत तरीके से जमीन का दाखिल खारिज होता है। मंत्री जी के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, इस मामले में कांग्रेस और राजद ने सरकार से जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि वर्तमान मंत्री अपने विभाग में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर रहे हैं तो पहले के मंत्रियों के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मंत्री ने सरकार की सच्चाई को उजागर कर दिया है। यह सच्चाई और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि यह बात जनता कहती तो लोग नहीं मानते, लेकिन खुद मंत्री जी ये बात कह रहे हैं। विपक्ष ने कहा है कि बिहार की नीतीश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार है और बिना चरावे के काम नहीं होता है।
पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि सीटीईटी पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। 23 नवंबर 2019 के पहले हुई परीक्षा में पास उम्मीदवार ही शामिल होंगे। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार से नियुक्त प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर 90,000 शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार में थे। अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। कैंडिडेट्स को पटना हाईकोर्ट से क्लियरेंस मिल जाने का इंतजार बड़ी बेसब्री से था। जी हां, शिक्षक बहाली को लेकर विभाग पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ है। जो उच्च न्यायालय से क्लियरेंस मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग इन अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र दे देगा। किसान आंदोलन के बीच देश की 3 बड़ी कंपनियां यानी कि एयरटेल, जियो, वीआई के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी हां, जियो ने दूरसंचार मंत्रालय को एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर अपने ग्राहक छीनने का आरोप लगाया है। जियो की तरफ से कहा गया है कि एयरटेल और वोडाफोन किसान आंदोलन के दौरान किसानों से जियो के नंबर का बहिष्कार करके नंबर एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया में पोर्ट करने की बात कर रहे हैं। जी हां, हालांकि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने इस दावे को सिरे से खारिज भी किया है। मुजफ्फरपुर जिला में 2 वाहनों को यानी कि 2 गाड़ियों को एक ही नंबर जारी कर दिया गया है। इस कारण दोनों वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां तक कि पहले यह लगा कि फर्जीवाड़े एक ही नंबर के 2 वाहनों पर लगाए गए, मगर जांच पड़ताल में यह बात सामने आई कि गलती से 2 वाहनों के लिए एक ही नंबर जारी कर दिए गए। आपको बता दूं कि BR06PB 3100 नंबर की 2 बोलेरो चलने का मामला सामने आया है। जी हां, दोनों बोलेरो सफेद रंग की है। एक बोलेरो अपर समाहर्ता कार्यालय के पीछे लगी मिली, दूसरी बोलेरो को जिला परिवहन कार्यालय में देखा गया। जो एक नंबर पर 2 बोलेरो के परिचालन होने की सूचना मिलते ही डीटीओ रजनीश लाल मीना ने मामले की गंभीरता से लिया। एक बोलेरो को जिला परिवहन कार्यालय में रोकते हुए कागजात तलब किया। जांच में यह बात सामने आई कि एक वाहन की मालिक पूरी चंपारण लोकड़िया की सुविधा देवी है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। जी हां, कोरोना काल में राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफी फजीयत हुई, जिसके बाद बिहार सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करने में जुटी हुई है। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर सभी 38 जिलों के जिला अधिकारियों ने विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य के सरकारी अस्पतालों की स्थिति काफी बेहतर दिखी। जय बिहार के सदर अस्पतालों और अनुमंडल अस्पतालों में एक्सरे, सिटी स्कैन की सुविधा और साफ सफाई की काफी कमी दिखी। इस लचर व्यवस्था को देखकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत काफी आग बबूला हो गए। बिहार में 1287 पैक्सों में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसके लिए वोटर लिस्ट तैयारी की जा रही है। नई वोटर लिस्ट बनाने का निर्देश राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया है। इसके लिए कट ऑफ डेट 15 दिसंबर तक दे दिया गया है। जनवरी को नई वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जहां आपको बता दूं कि अगले साल सभी 37 जिलों के 1287 पैक्सों में चुनाव होने हैं। चुनाव की अधिसूचना 2 बार जारी हुई और फिर स्थगित हो गई। पुरानी अधिसूचना के 120 दिन से अधिक हो गए, लिहाजा अब नई अधिसूचना भी फिर से जारी होगी। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने कुल 1287 पैक्सों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शेखपुरा जिला को छोड़कर सभी 37 जिलों में चुनाव होंगे, जहां चुनाव नए मतदाता सूची के अनुसार होगा। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 425 लोग कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,43,673 हो गई है। जी हाँ, बिहार में फिलहाल 5,614 कोरोना के एक्टिव मरीज है। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 195 नए मामले सामने आए हैं। कल जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 425 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।